Welcome to the Dark Files. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डार्क फाइल स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे एपिसोड 3 की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक सीरियल किलर को लेके जो कि 1974 एंड 1975 के दरमियान काफी ज्यादा फेमस हुआ। ये एक ऐसा केस था जो आज भी अनसॉल्व्ड है। आज भी वो सीरियल किलर पकड़ा नहीं जा चुका है। लोग आज भी जब याद करते हैं उस वक्त को तो डर जाते हैं। उस व्यक्ति की एक आदत थी, वो किसी भी इंसान को टारगेट करने से पहले उसका स्केच बनाता और फिर उन्हें अपने क्लोज लाके कहीं सुनसान जगह पे ले जाके उनका कत्ल कर देता। उस वक्त इतना ज्यादा डर का माहौल हो चुका था कि लोग घरों से बाहर निकलना बंद हो गए थे। वो व्यक्ति सबसे मेन चीज है टारगेट करता था गे कम्युनिटी को। वो उन लड़कों को टारगेट करता था जो कि अट्रैक्ट होते हैं लड़कों की तरफ। उन्हें पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, उन्हें अपने प्यार में, उनके अफेक्शन में अपनी तरफ लेके आता और फिर एक सुनसान जगह पे लेके जाता और उनकी हत्या कर देता। इस केस का नाम जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो था द डॉडलर्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन में चीजों का खुलासा हुआ और कैसे उस हत्या के सिलसिले को रोका गया। ये बात है साल 1974-1975 की, 1974 एंड 1975। तो उसका शिकार होने से बचे उन्होंने बयान दिए कि उस व्यक्ति की शक्ल एक अफ्रीकन अमेरिकन की थी। लगभग उसकी उम्र थी 19 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स के बीच की, और उसे उस वक्त एक नाम दिया गया। वो नाम था द आर्टिस्ट। क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए उसकी एक आदत थी, वो लोगों के पास जाता, उनकी तस्वीरें बनाता, उससे लोग उसे पसंद करने लगते, उन्हें अपने क्लोज लेके आता और फिर उनकी हत्या कर देता। मेन चीज ये थी कि वो टारगेट करता उन अकेले लड़कों को जो कि गे कम्युनिटी के थे। ये बात है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को की, सैन फ्रांसिस्को का कोस्टा डिस्ट्रिक्ट, जहां पे इन हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। मेन चीज ये थी कि पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और इसे रोके कैसे। सबसे पहली जो हत्या हुई वो थी 49 इयर्स के गेराल्ड की। गेराल्ड को मारने का जो तरीका था वो काफी अनरियल सा महसूस होता था। गेराल्ड एक गे कम्युनिटी से बिलोंग करता था और उस वक्त कोस्टा डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे लोगों ने LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स में उन्हें इज्जत मिलने लगी थी, धीरे धीरे लोग उन्हें एक्सेप्ट करने लगे थे। उस चीज का फायदा उठा के एक व्यक्ति उस वक्त रेस्टोरेंट में आता है। गेराल्ड उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद था, उससे बातचीत चालू करता है और फिर उसका स्केच बनाता है। स्केच देख के गेराल्ड को काफी अच्छा लगता है और वो उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उससे बातचीत करता है, 2-3 दिन उससे मिलता है, बार्स में, क्लब्स में, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर वो गेराल्ड को बीच पे लेके जाता है। रात का समय था, बिल्कुल सुनसान जगह थी और फिर वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और गेराल्ड की हत्या कर देता है। ये सिलसिला काफी लंबा चलता है और इस सिलसिले में 6 लोगों की हत्या की जाती। सबसे पहले की बात हम कर चुके हैं गेराल्ड की। उसके अलावा जो 5 जने थे उनकी बात करते हैं और उनका नाम जानते हैं। जो 5 लोग थे उनके नाम कुछ इस प्रकार है। जोसेफ स्टीव्स, उम्र 27 साल, कॉल्स क्रेसमैन, उम्र 31 साल, वॉरेन एंड्रूज, उम्र 52 साल एंड फेडरिक कैपिन, उम्र 32 साल। ये 6 लोग वही थे जो कि इस सीरियल किलर का शिकार हुए थे। बाकी के कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसका शिकार होने से बच गए थे। वो कैसे बच पाए? वो उसके क्लोज जरूर आए, लेकिन जब वो उन्हें सुनसान जगह पे लेके जाना चाहता था तब वो नहीं गए। इस वजह से वो आज भी जिंदा है। जो लोग बचे, सबसे बड़ी बात यह थी कि जब
पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो सबसे पहले बीच पे गए जहां पे हत्या हुई थी, फॉरेस्ट में हत्या हुई थी, सड़क के किनारे, सुनसान सड़कों के किनारे पे हत्या हुई थी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाया। उस वक्त 1974-75 में फोरेंसिक टीम के पास बहुत ही लिमिटेड साधन थे, वो सारी चीजें नहीं पकड़ पाए। सबसे बड़ी चीज ये थी कि उस वक्त फिंगरप्रिंट्स को जानने के लिए इतना बढ़िया सिस्टम नहीं था जो आज मौजूद है। उसके अलावा उस वक्त स्केच में भी इतनी अच्छी निपुणता नहीं थी कि एक अच्छा स्केच बना पाए और उसे ढूंढ सके। जो लोग बचे थे, पुलिस ने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन सामाजिक दबाव और उन्हें निग्लेक्ट फील होता था, वो किसी को बता नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत करी, पुलिस को कांटेक्ट किया और उस व्यक्ति के बारे में बताया, जिसको वो डिस्क्राइब करते हुए एक नाम ले रहे थे, द आर्टिस्ट। रीजन, उसकी स्केच बनाने की जो कला थी वो काफी ज्यादा निपुण थी और उसे देख के सब लोग अफेक्शन का शिकार हो रहे थे। पुलिस ने उनके कहने के अनुसार उस व्यक्ति का स्केच बनाया, लेकिन मेन चीज ये थी कि उस स्केच के बाद भी पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कई जगह छापेमारी की गई, कई जगह उसे ढूंढा गया और एक व्यक्ति को पकड़ा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति जेल से छूट गया। रीजन क्या था? रीजन था बहुत ही लिमिटेड सबूत होना। आज भी एक केस कोल्ड केसेस में गिना जाता है, मींस आज भी इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और लेटेस्ट जो स्केच उस वक्त बनाया गया था 1975 में, उसे आज के अनुसार फिर से बनाया गया 2018 में। एज के अनुसार मींस लगभग उस बात को 30 साल प्लस हो गया, उसके अकॉर्डिंग नया स्केच बनाया गया, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वो व्यक्ति मर गया हो, कुछ लोग कहते हैं वो कहीं और भाग गया, लेकिन मेन चीज ये थी कि 1975 के बाद ऐसे केसेस फिर से नहीं हुए। हो सकता है पुलिस उस वक्त तत्पर ज्यादा हो गई हो, इसलिए किलर वहां से भाग गया हो या फिर अंडरग्राउंड हो गया हो, उसने कभी फिर से किसी की भी हत्या नहीं करी। सबसे बड़ी ये चीज थी, देखिए होता क्या है, जब कोई इंसान आपके क्लोज आता है तो आप उस पर विश्वास करने लगते हैं और वो उसी चीज का फायदा उठाता। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने बयान इस केस को लेके दिए। द डॉडलर के लिए उन्होंने एक चीज कहा कि ये व्यक्ति जो था वो मानसिक रूप से अनस्टेबल था, एंड दूसरी बात वो डोमिनेंट था, उसे ये लगता था कि वो डोमिनेट कर देगा, इस वजह से वो कमजोरों का फायदा उठाता था। उन लोगों को टारगेट करता था जो स्ट्रगल ना कर पाए, उन लोगों को टारगेट करता था जो इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इस वजह से वो आज तक नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने किलर के ऊपर इनाम आज भी रखा हुआ है और किसी ने भी उस किलर की जो भी आइडेंटिफिकेशन करी या फिर उसे ढूंढने में मदद करी, उसके लिए $1 लाख का इनाम है, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। यह केस एक अनसुलझा केस रहा और आज भी लोग उस वक्त को याद करके डरते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसे उस चीज की आदत पड़ जाती है, लेकिन किलर जब फेल होने लगा उसके बाद में उसने ये सारी चीजें बंद कर दी। 1975 के बाद में कोई भी नया मर्डर का केस नहीं आया जो कि इससे रिलेटेड था। हो सकता है उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया हो, लेकिन कभी भी पुलिस बाकी मर्डर्स को इनके साथ कंबाइन नहीं कर पाई। सैन फ्रांसिस्को में आज भी वो वक्त, वो दौर याद किया जाता है। आज भी LGBTQ उस वक्त को लेके डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे समाज ने उन्हें एक्सेप्ट किया, माहौल बदला और आज लोग LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग, देखिए हर व्यक्ति इंसान होता है और इंसान में सबसे बड़ी चीज होती है इंसानियत, लेकिन किलर ने इस इंसानियत की ही हत्या करी और लोगों का फायदा उठाया। हो सकता है आपको ये स्टोरी काल्पनिक लग रही हो, लेकिन नहीं, ये स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है द डॉडलर के नाम से। आप चाहें हम सारे सोर्सेज जिसके थ्रू हमने इन्वेस्टिगेट करी है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं।
आज भी सैन फ्रांसिस्को पुलिस एंड वहाँ की FBI इस केस को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बिना सबूतों के आप किसी भी कल्प्रिट को पकड़ नहीं सकते। बस यही रीज़न है कि किलर आज भी गुमनाम है। आप सभी से मैं एक सजेशन जानना चाहूँगा। हमने 3 एपिसोड बना दिए, लेकिन आप अगर किसी ऐसे केस को जानते हैं जिसके बारे में आप और जानकारी पाना चाहते हैं या फिर काफ़ी कम लोग जानते हो, तो ऐसे केस के ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें।